हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल मंथन स्मार्ट क्लास पे। फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के शक्तियों के बारे में, लोकसभा के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके वेतन के बारे में, शपथ के बारे में, जितनी भी छोटी छोटी टॉपिक थी हमने नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट किया है। आप जाके पहले उसको वॉच करिएगा, वरना ये बीच में देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष। फ्रेंड्स, लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा का जो हेड होता है, अध्यक्षता जो करता है, वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। इसके निर्वाचन की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन है वो लोकसभा की जो प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक में ही जो है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। प्रथम बैठक में ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इसके अलावा इनका कार्य क्या क्या होता है, तो लोकसभा की अध्यक्षता करना, इसके अतिरिक्त अध्यक्षता करना, इसके अलावा जितना भी जैसे दोनों में जैसे दो पार्टियां हैं या फिर कुछ भी है, तो अगर बराबर मत आ जाता है, बराबर मत मान लीजिए कि 175-75 आ गया, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है इसमें अगर निर्णायक मत देने का इन्हें अधिकार है, निर्णायक मत देने का अधिकार है। किस तरीके से अभी हम बता रहे हैं आपको, निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अगर ये हाँ कह देंगे तो ये कानून बन जाएगा, अगर ये नहीं कह देंगे तो वो नहीं होगा। तो अगर बराबर, हालांकि ये मत नहीं देते हैं, लेकिन अगर बराबर मत आ जाए तो ये निर्णायक मत दे देते हैं। इसके अलावा इनकी ही सहमति से कोई भी अपनी बात कहना चाहता है तो इनकी सहमति से ही वो कह सकता है। इसके अलावा कोई भी अगर बात विवाद होती है तो यही सुलझाते हैं बैठक के ड्यूरेशन में। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम याद रखेंगे कि जो अगर लोकसभा जो अध्यक्ष हैं, अगर इनको हटाने का संकल्प पारित किया गया है तो क्या क्या ये नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। फ्रेंड्स, जब संकल्प पारित होगा तो फ्रेंड्स, हम याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष का अगर संकल्प पारित कराया जा रहा है तो सबसे पहली बात तो यह है कि लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन पारित तभी होगा जब 14 दिन की उन्हें नोटिस दी गई हो, 14 दिन पहले उनको नोटिस दी गई हो, उसके बाद ही जो है संकल्प पारित किया जा सकता है। तो जब संकल्प का ड्यूरेशन चल रहा होगा तो क्या क्या ये कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। फ्रेंड्स, जो लोकसभा अध्यक्ष जो है, अगर इनके ऊपर संकल्प पारित किया जा रहा है तो ये निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं, अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, लेकिन अगर उन पे संकल्प पारित किया जा रहा है तो वो निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। हम जानते हैं लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो कभी भी मत नहीं देते हैं, लेकिन जब संकल्प पारित होगा तो वो मत भी देते हैं। फ्रेंड्स, हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जब लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और उन पे जो है संकल्प पारित के लिए लगाया जाता है, जो भी प्रस्ताव लाया जाता है, तो वो एक आम सदस्य की तरह हो जाते हैं। जैसे कि एक लोकसभा के सदस्य होते हैं, उस तरीके से ये हो जाते हैं। जैसे कि लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो अध्यक्षता नहीं करते हैं, निर्णायक मत नहीं देते हैं, लेकिन वो ऐसे मत तो देते हैं, किसी भी विधेयक पर मत तो देते हैं। इसी तरीके से जब संकल्प पारित होता है तो ये मत दे सकते हैं, लेकिन निर्णायक मत नहीं देंगे, इसके अलावा अध्यक्षता नहीं करेंगे, तो बिल्कुल ये आम सदस्य की तरह हो जाते हैं। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा धन विधेयक जो है, धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन जो है लोकसभा, इसका निर्णय जो है, निर्णय
वो अध्यक्ष ही करते हैं, अध्यक्ष ही करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसके अलावा वैसे तो ये 5 वर्ष तक अपने पद पे बने रहते हैं, लेकिन ये चाहें तो अपने समय से पहले भी अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। किसको देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम समझते हैं। लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष को देते हैं। तो उपाध्यक्ष का क्या काम होता है, जब अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं इनकी अनुपस्थिति में। तो हम याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन नियुक्त करता है, कौन त्याग पत्र दिलाता है, ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं। तो हम याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देते हैं। इसी तरीके से हम ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि हम बताए थे, इसमें एक थोड़ा सा लोगों से मिस्टेक हो जाती है, वो मिस्टेक हम आपको दूर करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। इसी तरीके से राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इसी तरीके से राज्यसभा में भी सभापति और उपसभापति होते हैं। तो जो सभापति होते हैं, सभापति और उपसभापति, उपसभापति, लोगों के मन में आ रहा होगा कि सभापति जो है उपसभापति को त्यागपत्र देते होंगे। नहीं, उपसभापति सभापति को त्यागपत्र देते हैं, लेकिन सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को नहीं देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति होते हैं। और हमने बिल्कुल अभी ठीक ऊपर पढ़ा है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, तो सभापति अपना त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। तो यहाँ पर हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स हम याद रखेंगे जो लोकसभा होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो लोकसभा अगर भंग हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है तो लोगों को लगता होगा कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो भी हट जाते होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। लोकसभा भंग हो जाए या फिर वो अपना कार्यकाल पूरा कर ले, तब भी जो है लोकसभा अध्यक्ष नहीं हटते हैं। कब तक नहीं हटते हैं, जब तक नवनिर्वाचित लोकसभा ना आए, उसकी प्रथम बैठक ना हो, तब तक जो है लोकसभा अध्यक्ष नहीं हटते हैं। अब जो है हम लोकसभा की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोकसभा की शक्तियों के बारे में अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स। जो लोकसभा की शक्तियां होती हैं एक्ट बनाने में, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं विधेयक हमारा 3-4 प्रकार का होता है। एक तो धन विधेयक होता है, एक साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक होता है, और एक धन विधेयक होता है, और एक होता है वित्त विधेयक। आमतौर पे लोगों को लगता है वित्त विधेयक और धन विधेयक एक ही है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंसेस कैसे है उसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। वित्त विधेयक, इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन होता है। ये 4 तरीके का होता है। इसके बारे में इनकी शक्तियों के बारे में अभी हमें पता चल जाएगा। इसको पढ़ाने से पहले हम फ्रेंड्स चाहते हैं आपको पता हो कि किसको जो है पूर्ण बहुमत कहा जाता है,
किसको साधारण बहुमत कहा जाता है और किसको विशेष बहुमत कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जो साधारण बहुमत होता है, साधारण बहुमत ये उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस 1, ये होता है साधारण बहुमत। पूर्ण बहुमत उसको कहा जाता है, पूर्ण बहुमत उसको कहा जाता है जो उपस्थित और मतदान करने वाले को नहीं बल्कि टोटल संख्या का, जैसे जितनी भी सदस्य संख्या चाहे उपस्थित हो चाहे ना हो, टोटल का 50% होना चाहिए प्लस 1, टोटल का। और ये कैसा था? उपस्थित और मतदान करने वालों का होता है। और विशेष बहुमत वो होते हैं, विशेष बहुमत वे बहुमत होते हैं जो उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 मत हो, 2/3 मत हो, उसको स्पेशल बहुमत कहा जाता है। उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम इतना याद रखेंगे। साधारण बहुमत किसको कहा जाता है? ये बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? लॉजिक लगा सकते हैं कि उपस्थित और मतदान करने वालों को कहा गया है, तो कभी कितना भी उपस्थित होंगे और कभी कितना भी उपस्थित होंगे, तो इसलिए ये बदलता रहता है। पूर्ण बहुमत कभी नहीं बदल सकता है क्योंकि ये टोटल का है, टोटल का 50% है। और विशेष बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 से अधिक। ठीक है, इस तरीके से हम याद रखेंगे। तो साधारण बहुमत में लोकसभा का किस तरीके से इसकी शक्तियों के बारे में हम जानते हैं कि साधारण विधेयक बनाते समय इसको किस प्रकार की शक्तियाँ प्रोवाइड की गई हैं। फ्रेंड्स, साधारण बहुमत जो होता है, साधारण बहुमत इसमें क्या होता है कि कोई भी एक्ट जो होता है दोनों में पारित होने के बाद, हम जानते हैं कोई भी एक्ट तभी बनता है जब दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाए, तभी वो विधेयक जाके एक्ट बन पाता है। तो अगर साधारण विधेयक कोई आया तो उपस्थित और मतदान करने वाले जो हैं 2/3 से पारित करके नेक्स्ट सदन में भेज दिए, राज्यसभा में भेज दिए, लोकसभा जो है राज्यसभा में भेज दिया। अब जो है राज्यसभा में इसको भेज दिया, राज्यसभा में भेज दिया, तो राज्यसभा इसमें चाहे तो वो संशोधन कर सकती है, या फिर ऐसा संशोधन कर रही है जो लोकसभा मानने के लिए तैयार ही नहीं है, लोकसभा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। दोनों के मध्य अगर विवाद होता है इस चीज को लेके, ऐसा संशोधन कर रही है राज्यसभा जो लोकसभा मानने को तैयार नहीं है, या फिर ये जो है 6 मंथ तक अपने पास रोक के रखे विधेयक को, तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल जो है अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन कराएंगे। कैसा अधिवेशन? संयुक्त अधिवेशन। जब संयुक्त अधिवेशन होगा तो इसमें क्या होगा? संयुक्त अधिवेशन में हम जानते हैं लोकसभा की जो संख्या होती है वो अधिक होती है और राज्यसभा की कम होती है। तो इसमें कोई भी चीज़ होता है हमारे यहाँ वो मत के आधार पे ही होता है। तो लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा है तो अधिकतर जो पक्ष में जाता है वो लोकसभा के ही पक्ष में जाता है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि ये 6 मंथ रोक लेंगी।
इसके अतिरिक्त जो धन विधेयक होता है, इसके संबंध में देखते हैं कि इसको किस प्रकार की शक्ति दी गई है। फ्रेंड्स, ये साधारण जो विधेयक था वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता था, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों में ही पेश किया जा सकता था। और इसमें क्या होता है कि जो धन विधेयक होता है, सिर्फ और सिर्फ धन विधेयक जो है विधेयक वो लोकसभा में ही पेश होता है, राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता, लोकसभा में ही पेश होता है। और कैसे होता है, तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उनके परामर्श पर जो है, उनके सलाह पे जो है इसको पेश किया जाता है। ऐसा नहीं डायरेक्ट पेश किया गया, इनसे राष्ट्रपति से पहले ही परामर्श ले लिया जाता है, फिर लोकसभा में पेश किया जाता है। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा का बिल्कुल भी इसमें योगदान नहीं है, राज्यसभा में इसको भेजा जाएगा। हम जानते हैं इसमें राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी ये जो है धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा में भेजा जाएगा तो राज्यसभा क्या करेगी कि 14 दिन तक सिर्फ अपने पास रोक सकती है, 14 दिन तक सिर्फ रोक सकती है। चाहे इसमें संशोधन करना चाहती है वो, अगर वो संशोधन, राज्यसभा इसमें संशोधन करना चाहती है, तो फिर क्या होगा कि इस संशोधन को मानने के लिए लोकसभा जो है बाध्य नहीं होगी, लोकसभा जो होगी वो मानने के लिए बाध्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही है, तो 14 दिन बाद ये मान लिया जाता है कि राज्यसभा से भी पारित हो गया, अब ये राष्ट्रपति के पास सीधा जाएगा और राष्ट्रपति क्या करेंगे कि इसको वापस लौटा नहीं सकते हैं, धन विधेयक को राष्ट्रपति वापस लौटा नहीं सकते हैं, तो उसको हस्ताक्षर करना पड़ता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो धन विधेयक के मामले में लोकसभा जो है बहुत पावरफुल है। धन विधेयक के मामले में ही नहीं, बल्कि इसको भले ही निम्न सदन कह दिया गया है, राज्यसभा को उच्च सदन कह दिया गया है, लेकिन हम जानते हैं ये लोकप्रिय सदन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, इसलिए हमारा लोकतांत्रिक बना रहे, इसलिए इसका विशेष योगदान रहता है हर एक क्षेत्र में। मंत्रिपरिषद भी जो है इसमें बहुमत इसका होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक है। अब हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे ये वित्त विधेयक क्या होता है। वित्त विधेयक में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, धन विधेयक वित्त विधेयक एक ही होता है। फ्रेंड्स, एक डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेस है। फ्रेंड्स, सभी धन विधेयक जो है वो वित्त विधेयक है, इस चीज़ को हम मानेंगे। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। इस डायग्राम के थ्रू हम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। और ऐसा वित्त विधेयक जो धन विधेयक नहीं है वो साधारण विधेयक की तरह कानून बनाया जा सकता है। अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो फ्रेंड्स, संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही विशेष योगदान रहता है। दोनों में ही जो है इसमें पारित होना अनिवार्य होता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों में ही पारित होना अनिवार्य होता है, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। तो देखा जाए तो संविधान संशोधन के मामले में दोनों का बराबर योगदान रहता है। फ्रेंड्स, हमारा संविधान कठोर और लचीला क्यों कहा जाता है? कठोर और लचीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारा संविधान संशोधन होता है बहुत तो साधारण विधेयक की तरह संशोधन किया जाता है, लेकिन बहुत ऐसे भी संविधान संशोधन होता है जो आधे राज्य की सहमति भी आवश्यक है और लोकसभा राज्यसभा का भी 2/3 आवश्यक है।
तो बहुत आसानी से भी किया जा सकता है, बहुत कठिन प्रक्रिया से भी होके गुजरना पड़ता है। इसलिए हमारे संविधान को कठोर और लचीला या फिर नम्य और अनम्य कहा जाता है। इस तरीके से हमने इनकी शक्तियों के बारे में पढ़ा। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो राज्यसभा के बारे में होगा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसकी भी शक्तियां हैं, ऐसा नहीं है कि उसको यूं ही बना दिया गया है। हम देखते हैं कि वो भी किस तरीके से विचार जो विधेय है वो विचार करवा लेती है। तो इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो आप बीच बीच में डिस्कनेक्ट करके ना देखिए, कंटिन्यूअस देखिए। हमारा वादा है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हम पूरे प्रयास के साथ ये कोशिश करते हैं कि जो भी इस लेक्चर को जो भी स्टूडेंट देखे उसको पूरी कामयाबी मिले। इस वीडियो देखने के बाद उसे अदर वीडियो की ज़रूरत ना पड़े, अब अच्छे से उसकी समझ विकसित हो, और किताब की तो ज़रूरत पड़ती ही है। हम जो है आपको गाइडेंस दे सकते हैं, और जो है कि क्या इम्पोर्टेंट है वो पढ़ें, बाकी बुक्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।